हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, इस वीडियो में जितना भी आपको आपको बताऊंगा यहाँ पर, अगर आप उतना पढ़ लोगे तो हिंदी में आप टॉपर बन जाओगे भाई। ये गारंटी ले लो, ठीक है। मतलब ये गारंटी मैं लेता हूँ। अगर मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, अगर आप हिंदी में उतना पढ़ लोगे तो आपका जो है हिंदी में 70 में 70 एकदम कन्फर्म है, आने ही वाला, मतलब आएगा, निश्चित डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आपको, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आपका ये नवंबर का महीना चलने लगा है, तो लगभग आपके पास टाइम भी खत्म हो चुका है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं तो वो शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि 3 महीने हैं अभी आपके पास। तो लगभग 3 महीने में आप अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप जो है अच्छे से अपना नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके 20 नंबर के जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। हर एक मतलब कि हिंदी का, इंग्लिश का, सभी जितने भी हैं आपके सब्जेक्ट हैं सभी के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, कमल का सिपाही की रचना किसने की। यानी कमल का सिपाही एक रचना है, उसकी रचनाकर यानी उसकी रचना की किसने है। तो पहले नंबर पे यानी क में दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा दिया गया है। यहाँ पर ख होना चाहिए, खैर देखिए यहाँ पर ख बना सकते हो आप, ठीक। ख में दिया गया है अमृत राय, और ग में दिया गया है प्रेमचंद, और घ में दिया गया है तो जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय के द्वारा रचा गया है। तो अमृत राय यानी ऑप्शन नंबर जो ख वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ऐसा समझो कि जो समयावधि यानी ये जो पूछ रहा है ना, समयावधि यानी कालावधि जिसे हम बोलते हैं, वो वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है शुक्ल युग की कालावधि है यानी समयावधि है। ऑप्शन नंबर क में दिया 1900 से 1920 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख में दिया 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ग में दिया 1925 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया 1918 से 1950 ईस्वी तक। तो देखिए शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, ममता कहानी के रचनाकार हैं, यानी ममता जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लेखक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क में देखा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ख होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ख होना चाहिए। ख में क्या दिया गया, मुंशी प्रेमचंद्र दिया गया है। और ग में दिया गया है क्या, अमरकांत। और घ में दिया गया है तो कमलेश्वर दिया गया है। तो आप सभी लोग को पता होगा ममता जो कहानी है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, जो कि काफी प्रसिद्ध लेखक है। तो कहने का मतलब आप इनका जो है जितनी भी रचनाएँ हैं जयशंकर प्रसाद का, आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ममता ही आए। इनके एक महत्वपूर्ण रचना है क्या, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी इन्हीं की रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। यानी कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क में देगा शुक्ल युग। ऑप्शन नंबर ख में देगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ग में देगा है क्या, शुक्लोत्तर युग। ऑप्शन नंबर घ में देगा है तो भारतेंदु युग दिया गया है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई होप। तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है, महादेवी वर्मा कब इत्री हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया प्रगतिवादी युग। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ग में है छायावादी युग। ऑप्शन नंबर घ में क्या है, प्रयोगवाद युग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये महादेवी वर्मा है ये कब इत्री हैं, किस युग की कवयित्री हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा जो हैं ये छायावाद युग की कवि हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि छायावाद में 4 कवि आते हैं। आई होप, मुझे ये भी उम्मीद होगा कि आप सभी को छायावादी में जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों का नाम पता होगा।
तो अगर आप लोगों को अगर पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी का नाम बताइएगा, जितने भी कवि हैं। वैसे 4 कवि हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो चारों कवियों का नाम आप बता दीजिएगा, ठीक है। एक महादेव वर्मा हो गए, 3 और कवि हैं, तो उन सभी का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी मैं मानूँगा कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, और क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6वें में बोल रहा है आधुनिक काल की समय अवधि है, यानी आधुनिक काल की जो है समय अवधि कितनी है? तो ऑप्शन नंबर क में दिएगा 1950 से 1983 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख में दिएगा 1900 से 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर घ में दिया 1943 से वर्तमान तक। तो देखिए आधुनिक युग की जो कालावधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1843 से वर्तमान तक, यानी ऑप्शन नंबर इसका घ वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, रचना पे आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। इस पे स्टार लगा लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साकेत महाकाव्य, यानी साकेत जो है एक महाकाव्य विधा की रचना है, और इसके रचनाकार कौन है यही आपसे पूछा जा रहा है, यानी साकेत महाकाव्य की रचना किसने की भाई, किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है सूरदास, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर घ में क्या है नंददास, ठीक है। तो देखिए साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, आप ये बोल सकते हो। तो मैथिली शरण गुप्त जो है इनके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस पर भी VIMP क्वेश्चन लिख लो भाई, VIMP क्वेश्चन, ठीक है। VIMP क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी तार सप्तक का प्रकाशन का समय पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया 1940 आप ईस्वी में बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है 1953 में, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 1943 में, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया 1959 में। तो देखिए पूछ क्या रहा है? तार सप्तक कब प्रकाशित हुए, यानी शुरुआत की बोल रहा, प्रकाशित कब हुआ? तो 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसके जो प्रकाशक थे यानी संपादक थे वो अज्ञेय, यानी जिसे हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? मैला आंचल, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है भाई, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है तो जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो देखिए मैला आंचल जो रचना है इसके रचनाकार हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। कहने का मतलब यह होगा कि ऑप्शन नंबर इसका जो है ख वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब राइटिंग से आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ये जितने मैंने हिंदी के वीडियो बनाए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो आई होप आप सभी को पता, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, डेली वॉच करते हैं, तो आपको पता होगा। मोहन राकेश जो हैं इसके रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ख जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? हास्य रस का स्थायी भाव। आप सभी लोगों को मैंने बताया था स्थायी भाव से भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है। तो जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आप अभी से याद कर लो, प्रॉपर नोट बनाओ और उसे लर्न करो, तभी आप जो है अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क में दिया गया रति दिया गया, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया हास्य दिया गया, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है क्या निर्वेद, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया विस्मय। तो देखिए यहाँ पर हास्य का मतलब हो जाएगा क्या, हास्य इसका क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा भाई, सिंपल सा है, यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात मनो मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश, ठीक है। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार, अलंकार यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, जब कभी भी आपको मनु मानो जनहू मनहू ऐसा शब्द आ जाए तो वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, वही बताया था। और आप ये ट्रिक याद रखो ताकि आपकी एग्जाम में अगर इस तरीके का उदाहरण आए तो आप फटाक से लगा सको वहाँ पर, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। बहुत 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 छोटा सा सवाल है ये, तो भाई छोटा प्रश्न है ये, तो आप सभी बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर सॉरी क में दिया गया है 3, ख में दिया गया है 2 और ग में दिया गया है 4 और घ में दिया गया है 5। तो आप सभी लोग को पता होगा, अगर आप परिभाषा पढ़े होगे अच्छे से, तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं भाई। यानी कहने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इसका जो है, ग वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, अनुभव शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा जा रहा है। आई होप आप सभी को पता होगा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में यानी शुरुआत में जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनु, अनु यहाँ पर क्या है, तो एक उपसर्ग है, क्योंकि पीछे एक शब्द भव लिखा है और उसके आगे क्या लगा है, अनु। तो अनु ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया 2, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 4, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया क्या 1। तो देखिए प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ये मतलब 2 भेद होते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद करो। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से होते हैं, तो मैं मतलब इस वीडियो पर अगर आप कमेंट करते हो कि हम बताइए सर प्रत्यय के भेद होते 2 हैं लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो मैं किसी वीडियो में उसको एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर दूंगा या फिर रिप्लाई में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें बोल रहा है सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में तत्सम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो तत्सम से भी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया यहाँ पर स्वामी, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया सुहागा, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ग में दिया गया सौभाग्य, ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, तो दुर्भाग्य दिया गया है। तो सुहाग शब्द का तत्सम क्या होता है, तो क्या होता है, तो सौभाग्य हो जाता है। क्या हो जाता है, सौभाग्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ग वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव इसको टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1 नंबर इसका फिक्स रहता है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द से भाई देखो, पर्यायवाची से भी आपका 1 नंबर आना एकदम निश्चित है भाई। 1 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया यहाँ पर वीटप दिया गया है, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया कुरंग दिया गया है, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया चंचला दिया गया, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो धराधा दिया गया है। तो देखिए वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो होता है विटप होता है। ठीक है, वृक्ष होता है, रुख होता है, बोल सकते हैं पेड़ बोल सकते हैं। इतना कई सारे शब्द हैं, तो आप उसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, यानी 18 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। इसमें पूछ क्या रहा है, चौराहा में कौन सा समास है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का फिक्स है, 100% आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया द्विगु, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है, तो द्वंद्व समास दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले चौराहा में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें बोल रहा है चौराहा, मतलब कि अगर आप ध्यान देखो चौराहा का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा, इधर एक रास्ता इधर, ये क्या है, ये चौराहा है भाई। चौराहा मतलब कि होता है क्या, 4 राह, जिसमें 4 राह हो, 4 रास्ते हों, उसको बोलते हैं चौराहा। तो जिसमें आ जाए गिनती, वो हो जाएगा द्विगु समास। मैंने कई वीडियो में मैंने बता रखा है पहले से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ख वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19 और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक में कौन सा संधि है, यानी संधि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने संधि का भी एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था, क्या बताया था, तो जब कभी भी शब्द अधूरा, बीच में शब्द अधूरा दिखे, तो आपको तुरंत लगा देना होगा, किसमें, यड़ संधि पे फटाक से लगा देना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ख वाला, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और ये जो है एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है क्या शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है क्या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए एमसीक्यू होने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा क्या, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहें।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने केवल लिखा है, बताया है आपको कि आपको पढ़ना है, क्योंकि कई विद्यार्थी क्या हैं, अभी भाई घर पे नहीं है, वो कमाने गए थे, क्योंकि ऐसे कई बच्चे होते हैं भाई जिनके यहाँ थोड़ी सी मजबूरी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से उन्हें जाना होता है। तो उन सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, गद्यांश में भी आप क्या पढ़ोगे, आपके अब तो मार्केट में आपका क्वेश्चन बैंक भी आ गया होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन बैंक लेकर उसमें मित्रता नामक का एक चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा, एक ममता नामक चैप्टर है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप इन दोनों चैप्टर को क्लियर करते हैं, अगर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो ये आपके 6 नंबर के आते हैं और 6 नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे हमारा क्या महत्वपूर्ण पद्यांश, पद्यांश भी होता है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का ही देखा जाता है, यानी देखा क्या मिलता ही है। उसमें आपको पद नाम का एक चैप्टर है, उसको पढ़ना होगा। दूसरे नंबर पे क्या भक्ति नीति है, और तीसरे नंबर पे क्या धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, ये वाला चैप्टर है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपका 5 नंबर का देकर जाएगा। तो जीवन परिचय में आपको देखिए, वो गद्यांश में से किसको याद करना है, तो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो अगर आप याद करोगे कंफर्म है, फंसना ही फंसना है। ये आप लिख के ले लो भाई, ठीक, क्या कर लो, लिख के ले लो। अब हम बात करने वाले हैं कवियों का जीवन परिचय, ठीक है, क्योंकि कवि का भी जीवन परिचय आता है यहाँ पर। तो देखिए, कवि के जीवन परिचय में आपको तीन तीन लोगों का जीवन परिचय याद करना होगा। एक है तुलसीदास, और दूसरे नंबर पे है महादेव वर्मा, तीसरे नंबर पे है कौन, सूरदास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका जो है 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। अगर आप इतना अच्छे से कंप्लीट करते हो, तो आपका जो है काफ़ी अच्छा नंबर जो बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में है, बहुत सुपर ही नंबर मिल जाएगा आपको, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक भी आने हैं, तो मैंने यहाँ पर श्लोक 2-3 श्लोक लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जानते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण श्लोक में आपको पहला श्लोक कौन सा है, पहले नंबर पे आपका बंधना मरणम वापी जयो वापी पराजय, ठीक है। उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखने के लिए आए, तो ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला मान लीजिए कि अनुवाद करने के लिए, तो वहाँ से फिर से आपको यहाँ से 5 नंबर का देकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 तरीके का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने वाला है। एक लिखने को आता है, आप सभी लोग को पता होगा, एक लिखने के लिए आता है, तो वो 2 नंबर देकर जाता है। अगर मान लीजिए हमसे यही पूछा, वंदना मरम वापी जो है वापी पराजया, इसका बोल दिया अनुवाद करिए हिंदी में, तो वो अगर आप इसका अनुवाद करोगे, तो वहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। इसमें आपको संदर्भ और अनुवाद 2 चीज़ लिखने होते हैं, तो आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यहाँ पर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण ये भी है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आप भाई देखो, आपके श्लोक में मतलब महत्वपूर्ण श्लोक में कोई 2 ही आएगा, या तो ये दे देगा, मान लीजिए मंधन मरणम दिया गया, अथर्वम दे दिया गया इसको, तो कोई इसमें से एक ही करना होता है, ठीक है। अगर एक करते हैं, तो आपको वहाँ से 5 नंबर दे दिया जाएगा अच्छी तरीके से। तीसरे नंबर पे आपको जो कंप्लीट करना है, वो है मानम हित्वा प्रयोग होति, ठीक है, क्रोध हित्वा न सोचेत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कंप्लीट। तो इतना हो जाने के बाद आप बस इतना ही करिएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स जो है प्राप्त हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।